हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई। ठीक है, सीरीज पूरी किसके लिए बन रही है? बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो, आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल है। बस आपका सेमेस्टर जो है वो तीसरा या फिर पांचवा होना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर 3 में या फिर सेमेस्टर 5 में हो तो आप देख सकते हो। बुक का नाम है इंडस्ट्रियल लॉ, जिसका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और नाम है उसका द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। ठीक है, द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के बारे में सीखेंगे आज। ठीक है, कि वेज एक्ट के बारे में क्या कहता है, क्या बोलते हैं, वेजेस कैसे मिलने चाहिए, किस एम्प्लॉय को किस तरीके से मिलने चाहिए, कब कब वेजेस मिलनी चाहिए, कौन सा टाइम होता है, किस तरीके से एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को वेजेस प्रोवाइड करेगा। आसान भाई? हाँ जी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। तो शुरू करने से पहले पहले बता दूं भाई, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज करते हैं। जो भी नोट्स होंगे आप मिनिमम अमाउंट पे करके व्हाट्सएप पे आप नोट्स परचेज कर लोगे। ठीक है, हिंदी में नहीं है भाई नोट्स, इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब मेरी राइटिंग बहुत बेकार है तो मेरी राइटिंग में नोट्स नहीं है, नोट्स जो है भाई कंप्यूटर टाइपिंग में है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ढूंढ रहे हो तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी इसी के अंदर डली हुई है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइम नहीं है तो मैं बना नहीं पाऊंगा वीडियो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर ही डाल रखे हैं। तो जैसे ही आप नोट्स परचेज करोगे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स के लास्ट में लिखे होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करते हैं, फटाफट से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है भाई? हाँ जी, वेज एक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो हमने ये वेज एक्ट बनाया क्यों, कौन सा ऐसा कारण था जिस वजह से हमें जरूरत पड़ी वेज एक्ट बनाने की? तो पहली चीज भाई, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। किस वजह से जरूरत पड़ रही थी वेज एक्ट बनाने के लिए? पहला, टाइमली वेजेस पेड। क्योंकि एम्प्लॉय को क्या थे, जो एम्प्लॉयर थे ना वो शोषण करते थे, कभी बोलते थे बाद में दे दूंगा ना, कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूं। तो ये सब दिक्कतें होती थी कि टाइम से वेजेस नहीं मिलती थी। तो इस वजह से हमने क्यों बनाया वेजेस एक्ट, टाइम से वेजेस मिले ताकि एम्प्लॉय को आसान है। दूसरा कारण भाई हाँ जी, अनलॉफुल डिडक्शन। भाई ऐसी बात नहीं है कि पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना आ रहा है आराम से। ठीक है, हाँ जी। जैसे कुछ बच्चे हैं ना कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब भी क्या बोलते खांसी होती है मतलब भैया कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि भाई मेरे को कुछ पढ़ना नहीं आ रहा तो मैं खांसी कर देता हूँ, वो मेरी पुरानी आदत है। ठीक है, कि मेरे को क्या होता है थोड़ा टाइम मिल जाता है कि अपनी नर्वसनेस दूर करने का या फिर जो मेरी गलती हुई है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है सर। तो आपको समझ में आ रहा है ना, बस आप कंटेंट पर फोकस करो। अभी ये क्या बोलते हैं, आपको क्या मतलब पड़ता है कि इससे कि मेरे को खांसी हो रही है फिर क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब चीजें, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, आप खाली कंटेंट के लिए आए हो, कंटेंट आपको मिल रहा है, जो चीज आपको चाहिए आपको वो मिल रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज आपके लिए जरूरी है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आसान है? हाँ जी। अब वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए मैटर नहीं करता। ठीक है जी, हाँ जी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सारी डिटेल लेके आया हूँ, चाहे क्या बोलते हैं बुक में हो ना, बुक में कई चीजें हैं जो पुराने एक्ट के हिसाब से दे रखी है, लेकिन एग्जाम में आपको तो इस एक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है 6000 रुपए पर मंथ, जो वेजेस है वो 6000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज को। जब आप 6000 रुपए पर मंथ लिख के आओगे ना, वहां पे वो काटा मार देंगे कि 6000 रुपए वेजेस नहीं दी जाती। अब सुना है यहाँ जी, अभी इसको बढ़ा के लिमिट को बढ़ा के कर दिया 24000, और जो कि बुक में नहीं लिखी है, बुक में अपडेट नहीं हुई है, लेकिन मैं गूगल से सर्च करके सब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा हूँ, तो वो देखिए आप उस चीज पे। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई, कई बार क्या होता है, वो एक बच्चा कमेंट कर रहा कि भाई कल पिछली वाली वीडियो में आपने पेन गिरा दिया था, पेन की कैप जो बार बार गिर गई थी। हाँ जी, उसमें उठाने में आपने फुटेज खा ली या फिर आपने टाइम वेस्ट कर दिया उसमें। तो भाई इतनी सारी छोटी छोटी चीजें देखोगे तब तो हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो आप स्किप करके कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जा सकते हो। अगर आपको इससे दिक्कत होती है तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है। ठीक है सर, हाँ जी। बाकी क्या बोलते हैं भाई, चैनल मेरा है, वीडियो मेरी है, तो मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसे बता सकता हूँ, क्योंकि फ्रीडम मेरे पास होनी चाहिए भाई। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन के साथ पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो समझिए थोड़ी सी बात, मेरे को भी पढ़ाना पड़ता है टाइस से, तो फ्रीडम रहने दीजिए मेरे पास। शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, बात आती है क्या बोलते हैं अनलॉफुल डिडक्शंस के बारे में। अनलॉफुल डिडक्शन क्या होता है, जैसे जो एम्प्लॉयर होता है ना वो खामा में एम्प्लॉइज के ना बहुत सारे पैसे काट रहता है, बोलता है कि ना तुमने ये गलती कर दी है इस बारे काटेंगे, ये गलती करी तुमने ये इस मारे काटेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि अब से इतना पैसा कटेगा आपका हर रोज, ESI के लिए PF के लिए इतना पैसा कटेगा। तो बहुत सारी चीजें बता के अपने एम्प्लॉय को बहुत सारी डिडक्शन से काट देता था, यानी उसकी सैलरी कम कर देता था। ऐसा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ शोषण किया जाए, किसी भी एम्प्लॉय के साथ शोषण किया जाए। तो इस वजह से हम क्या लेके आ गए, हाँ जी, द पेमेंट वेज एक्ट 1936। आसान है? तो दो काम के लिए, पहली चीज ताकि रेगुलरली वेजेस मिलती रहे एम्प्लॉइज को, और दूसरा काम अनलॉफुलनेस ऑब्जेक्टिव्स, या फिर जो अनलॉफुलनेस जो डिडक्शंस थे उनको हटाने के लिए, कि बेफालतू में जो चीजें काटते थे, सैलरी वैलरी शोषण करते थे, हाँ जी, उसको हटाने के लिए। तो बात आती है भैया एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये जो एक्ट है वो कहां पे लगेगा? पहली चीज तो भाई पूरे इंडिया पे लगेगा, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को भी इंक्लूड करके पूरे इंडिया पे जो है वो एक्ट लगेगा। ठीक है, और किस पे लगेगा? वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, वो वर्कर जो मतलब फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उन पे लगेगा, जो कि कौन कह रहा है? सेक्शन 2 कह रहा है। आगे चलते हैं, और किस पे लगेगा? और लगेगा वर्कर इन रेलवे, जो वर्कर रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं उन पे लगेगा। आसान है? बस ये जो एक्ट है केवल उन के पे लगेगा, मैंने बताना भूल गया शायद से। हाँ जी,
वर्कर जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उन पे लगेगा, जो वर्कर रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं उन पे लगेगा, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन पे लगेगा। बस उनकी लिमिट 1000 होनी चाहिए। 1000 वर्कर कहीं लिखा हुआ था, मैंने भूल गया सर। तो 1000 लिमिट होनी चाहिए, यानी उस क्या बोलते हैं ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिनके अंदर कम से कम 1000 वर्कर काम कर रहे हो। कौन काम कर रहे हो? कम से कम 1000 वर्कर काम कर रहे हो, उन एस्टेब्लिशमेंट पे क्या लगेगा? ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि उन उसके अंदर ये जो वेज एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको वेज एक्ट के हिसाब से ही वेज क्या बोलते हैं वेजेस देनी पड़ेंगी। शुक्र है। हाँ जी, अच्छा वेजेस, ये जो एक्ट है वो केवल किन पे लगेगा? जिनकी जो वेजेस है वो 24,000 रुपए पर मंथ से क्या है कम है। ये अपडेट कर दिया गया था भाई 2017 में। आपकी बुक के अंदर गलती से 6,000 रुपए लिखा हुआ है अभी भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको दे रखा है 6,500 पर मंथ। लेकिन भाई मैं लेके आया हूं टॉपर से, क्या टॉपर के हिसाब से, तो गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया था मगर अपनी साइट पे अपडेट नहीं किया उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट किया था। उस पे लिखा हुआ है 24,000 रुपए, ठीक है। अगर कोई इंप्लॉई 24,000 रुपए से कम पैसे कमाता है पर मंथ है, ये क्या है? पर मंथ। अगर कोई इंप्लॉई 24,000 रुपए पर मंथ से पैसे कम कमाता है 2017 के हिसाब से, तो वो इस वेज एक्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। उसको सारी चीजें, सारी डिडक्शंस किसके हिसाब से मिलेंगी? इस वेज एक्ट के हिसाब से मिलेंगी। आसान है ना? हाँ जी, चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आसान है, यानी कौन कौन है ऐसा इंसान जो वेजेस पे करेगा इंप्लॉइज को? तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कह रखा है कि अगर कोई फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है या फिर फैक्ट्री में काम करने वाला इंप्लॉय है, उसको वेजेस कौन पे करेगा? ऑक्यूपायर, यानी जिसने जो वो पकड़ के लाया है उस इंप्लॉय को कि भाई मेरी कंपनी में काम करो, मेरे बिजनेस में काम करो, वो वर्कर वो इंप्लॉयर उसे सैलरी प्रोवाइड करेगा। दूसरा मैनेजर, जो भी आपका मैनेजर होगा वो उन्हें क्या करेगा? सैलरी प्रोवाइड करेगा। आसान भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं। मैनेजर और ऑक्यूपायर। आगे चलते हैं, बात आती है कंपनी। अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा? हाँ जी, तो अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा? चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर। जो भी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर होगा या फिर एचआर मैनेजर होगा वो आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। अदर एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप किसी और एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो तो आपको सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा? वहां पे प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जैसे मान लो कोई छोटी मोटी कंपनी के अंदर काम करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा? भाई मैंने बताया था 1000 वर्कर, मतलब 1000 वर्कर से ज्यादा नहीं, ये उन पे एप्लीकेबल होगा जिस कंपनी के अंदर 1000 वर्कर से कम वर्कर काम कर रहे हैं। मेरे को याद नहीं है मैंने क्या बता दिया, लेकिन समझ लेना थोड़ा सा कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये जो एक्ट है वो किस पे अप्लाई होगा? ऐसे मतलब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिनके अंदर 1000 या उससे कम वर्कर काम कर रहे हैं उनके अंदर अप्लाई होगा ये वाला एक्ट। आसान है, 1000 या उससे कम वर्कर काम कर रहे हैं जिस कंपनी के अंदर, उसके अंदर अप्लाई होगा ये वाला एक्ट। अब मेरे को लगता है शायद मैंने ज्यादा बता दिया था, कम वाला है ये, ठीक है। हाँ जी, वापस आते हैं। अदर एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर 1000 या उससे कम बंदे काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? ये जो एक्ट है मतलब जो इंप्लॉयर है वो प्रोवाइड करेगा सैलरी को, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, और रेलवे के अंदर एक पर्सन होगा जो कि रेलवे की जो मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करेगी। रेलवे के अंदर क्या होगा? एक पर्सन होगा जो रेलवे की मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करेगी और वो क्या करेगा? वो सैलरी प्रोवाइड करेगा। आगे चलते हैं, इन अदर केस, बाकी केस में जो बाकी कंपनियों में जो भी बाकी कंपनी बच गई इन सेक्टर के अलावा, जो कंपनी इनके अंदर नहीं आती या फिर जो फर्म या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं आती, उनमें एम्प्लॉयर पे करेगा अपने एम्प्लॉय को सैलरी, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला आता है टॉपिक जिसका नाम है फिक्सिंग ऑफ वेज पीरियड। नाम क्या आता है? फिक्सिंग ऑफ वेज पीरियड। वेज पीरियड कितना होगा, किस तरीके से दिया जाएगा लोगों को सैलरी, टाइम क्या होगा बेसिकली सैलरी पाने का, ठीक है। तो जो वेज पीरियड होता है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। जो टाइम पीरियड है वो कैसे डिसाइड करेंगे वो बता रहा हूँ। तो टाइम पीरियड जो है वो पहला डेली के भी हो सकता है, वीकली हिसाब से भी हो सकता है कि हर हफ्ते सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर मंथली भी हो सकता है कि हर महीने सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज जरूरी है कि नॉट मोर देन 1 मंथ, जो चलते हैं सैलरी प्रोवाइड करनी है वो 1 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी जो सैलरी होनी चाहिए वो 1 महीने की होनी चाहिए, यानी 1 महीना पूरा काम करने के बाद सैलरी मिल जाए उन्हें। ऐसा ना हो कि 1 महीने से ज्यादा की आपको सैलरी एक बार में दे रहे हो। आसान है, आप डेली दे सकते हो, वेजेस मतलब मंथली दे सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं 2-3 दिन की मिला के दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो देना वो सैलरी 1 महीने से ज्यादा नहीं देनी, मतलब एक ऐसे नहीं है कि 2-3 महीने की एक बार में दे रहे हो, ऐसा नहीं। हर महीने आपको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 1 महीना की होनी चाहिए। शुरू भाई। हाँ जी, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ। अच्छा, कई बार ये मिथ्स होता है कि भाई जो सैलरी है वो 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक की मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी दिन जो है सैलरी वो प्रोवाइड कर सकते हो। आप 10 तारीख से 10 तारीख तक कर सकते हो, 5 तारीख से 5 तारीख तक कर सकते हो, 7 तारीख से 7 तारीख तक कर सकते हो, 15 तारीख से 15 तारीख तक कर सकते हो। आसान है, वो जो सैलरी की ड्यूरेशन है वो किसी भी हिसाब से फिक्स कर दी जा सकती है, नॉट नेसेसरी। यानी 1 तारीख को ही क्या बोलते हैं मंथ चालू होगा हर किसी इंप्लॉय का, तो ये नेसेसरी नहीं है। किसके हिसाब से? सेक्शन 4 के हिसाब से,
ठीक है भाई। कहते हैं सेक्शन नंबर 5 जिसका नाम आता है सेक्शन 5 क्या कहता है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस किस तरीके से पे करी जाएंगी उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। यानी कि टाइम क्या होगा वेजेस पे करने का, सैलरी किस दिन को पे करी जाएगी वो डेट हमें चेक करनी है, ठीक है। अच्छा इसमें बता रखा था भाई, ठीक है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर 1000 या उससे कम वर्कर काम कर रहे हैं, क्या अगर कोई कंपनी या फिर फर्म या फिर एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्री कोई ऐसी है जहां पे 1000 या उससे कम वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे रेलवे, फैक्ट्री या फिर कोई इंडस्ट्री, तो वहां पे 1 महीना पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा दिन जो है ना वो 7 दिन एक्स्ट्रा ले सकती है कंपनी वेजेस पे करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपने ज्वाइनिंग करी 1 तारीख को, तो आप 1 अप्रैल को ज्वाइन हो गए, तो अगला महीना जो होता है वो 31 अप्रैल को हो जाता है, मतलब सॉरी 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है जी। अगली जो डेट होती है वो 30 अप्रैल को हो जाती है। यानी कि अगर आपको सैलरी पे करनी है तो आप जो पे करोगे सैलरी वो क्या बोलते हैं अगले क्या बोलते हैं 7 दिन क्या रहे ना, हाँ जी, तो 7 दिन, यानी कि यहाँ से 7 दिन ही हो गया 7 मई, क्या हो गया 7 मई, अरे मई में ऐसा कहाँ से आ गया, हाँ जी सॉरी भाई। तो 7 मई जो है 7 मई को ही आपको क्या करनी पड़ेगी, 7 मई को या फिर 7 मई से पहले आपको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे एम्प्लॉय ने जब काम करना चालू किया वहां से लेके पूरा 1 महीना उसे हो गया, तो आप एक्स्ट्रा 7 दिन रख सकते हो कि सैलरी देने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन 7 दिन से ज्यादा आपको सैलरी रखने का अधिकार नहीं है। ऐसी कंपनियां जिसके अंदर कितने वर्ग काम कर रहे हैं 1000 या उससे कम, हाँ जी। उसके अलावा जितनी भी कंपनी आती हैं, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट आते हैं जिसमें 1000 या उससे ज्यादा वर्ग काम कर रहे हैं, वहां पे क्या रखते हो आप 10 दिन का टाइम रखते हो कि भाई 10 दिन तक आप सैलरी रखते हो, उसके बाद आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कईयों को मिलती है 10 तारीख को सैलरी और कईयों को मिलती है 7 तारीख तक सैलरी। तो जितने भी कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर 1000 से लोग कम काम करते हैं, वहां पे सैलरी कितनी तारीख को मिलेगी 7 तारीख को मिलेगी, ठीक है, हाँ जी। और किसी के अंदर अगर मान लो 10 तारीख को कब मिलती है सैलरी, जब 1000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हाँ जी। बाकी छोटी मोटी एस्टेब्लिशमेंट होती है भाई वो 10 तारीख को दे देती हैं, आपके आसपास चलेगा, तो आप नीचे में कमेंट करना कि मेरे पापा को 10 तारीख की मिलती है और उनकी कंपनी के अंदर 1000 वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। वो कोई हिडन आर्ट, मतलब अगर किसी को गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो केस कर सकते हैं, मगर ये नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है, हाँ जी। तो रेलवे में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में 7 दिन तक का टाइम है कि 7 दिन तक आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होता है अदर एस्टेब्लिशमेंट में क्या है 10 दिन का टाइम होता है। आगे चलते हैं। एवरी वेजेस पेड ऑन वर्किंग डेज। अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो वेजेस है ना, जो सैलरी है वो वर्किंग डे में ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संडे को आप एक्स्ट्रा अलग से बुला रहे हो एम्प्लॉइज को, बोल रहे हो या जी हम संडे को सैलरी देंगे, तो उनका आने जाने का खर्चा वेस्ट होगा ना। तो सैलरी जो है वो कब मिलनी चाहिए, वर्किंग डे पे, जिस दिन वर्किंग डे है उस दिन। जैसे मान लो 6 तारीख को वर्किंग डे और 7 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो 6 तारीख को ही सैलरी मिल जानी चाहिए, 7 तारीख का वेट नहीं करना पड़ेगा। आसान है, हाँ जी। शुरू करते हैं। अगला आता है भाई वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन। अच्छा वेजेस जो है ना वो किस तरीके से पे कर सकते हो, सेक्शन 6 कहता है वेजेस किस तरीके से जो एम्प्लॉयर है वो पे कर सकता है। पहला चीज कॉइन्स में, दूसरा करेंसी में। अच्छा आजकल तो बैंक की फैसिलिटी भी आ गई है, तो बैंक से पे कर सकते हो, जैसे कि चेक बना के या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आसान है। अगर एम्प्लॉई कहता है कि भाई मेरे को ऑनलाइन चलेगा, मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं, तभी आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी। तो सेक्शन 6 कहता है ज्यादातर जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, कॉइन में या फिर करेंसी में। हाँ बैंक से और चेक से कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन एम्प्लॉई की मतलब कि वो परमिशन के बाद। आगे चलते हैं। बात आती है डिडक्शन विच मे बी मेड, यानी कि कौन कौन सी डिडक्शन काटी जा सकती है। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 कहता है कि कौन कौन सी डिडक्शन जो है वो सैलरी में से काटी जा सकती है। आसानी यानी किस किस कारण की वजह से हम आपकी सैलरी काट सकते हैं। तो पहला कारण एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, आपने छुट्टी मार ली तो अब हम आपकी सैलरी तो काटेंगे, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज फाइन, आप पे कोई फाइन लग गया, आपने कोई चीज क्या तोड़ ताड़ दी हमारी, तो उस पर क्या लग जाएगा भाई, डिडक्शन लग जाएगा, आपकी सैलरी क्या होगी, कटेगी वहां पे। उसके बाद डैमेज एंड लॉस फ्रॉम गुड्स, यानी कि आपने कोई सामान का क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया, तो हम आपकी सैलरी काटेंगे उसमें से। रिकवरी, और भाई इसके ऊपर ना अलग अलग से सेक्शन बनाए गए हैं, तो उसके बारे में समझाऊंगा मैं अभी हर एक पॉइंट के बारे में, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूं थोड़ा। रिकवरी फ्रॉम एडवांस, यानी कि अगर आपने क्या बोलते हैं लोन ले रखा है, किससे, बिजनेसमैन से, मालिक से, अगर आपने लोन ले रखा है तो उस पे उसके पैसे काटे जा सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो हर महीने आपकी सैलरी में से क्या करेगा, थोड़े थोड़े पैसे काट लेगा ताकि आप चुका पाओ आराम से लोन, ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपने लोन ले रखा है बिजनेसमैन से, मालिक से, एंटरप्रेन्योर से, तो आप उसकी वजह से सैलरी काटी जा सकती है आपकी। अगला हाउस एंड एकोमोडेशन, अगर क्या बोलते कंपनी ने अपनी तरफ से आपको हाउस दे रखा है या फिर घर दे रखा है, कोई ऐसी जगह दे रखी है जिसको आप यूज करते हो, जैसे वाटर सप्लाई दे रखी है, पानी पीने का दे रखा है, ठीक है, आपके रहने के लिए जगह दे रखी है, तो उसके लिए भी सैलरी में से पैसे काटे जा सकते हैं। अगली चीज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे कई बार कंपनी बोल देती है भाई टीडीएस कटेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कंपनी को मतलब हर बंदे तो सैलरी वो भरता नहीं टैक्स, तो इस वजह से गवर्नमेंट कहती है कंपनी वालों से कि आप ही टैक्स काट के इसका भेज देना, तो कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स काट सकते हैं। अगला रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम वेलफेयर लेबर,
वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए, यानी कि मान लो कोई आप सोसाइटी के लिए या फिर लेबर के लिए या फिर लेबर यूनियन के लिए कोई काम बनाने जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, कोई कमेटी बनाने जा रहे हो, उसके लिए पैसे जो होते हैं और वो पैसे किससे लेने थे, आपको एम्प्लॉय से लेने थे। तो उस मतलब उस पेमेंट के लिए आप क्या करते हो, उससे डिडक्शन करवा सकते हो, रिकवरी करवा सकते हो लोन की, ठीक है भाई। हाँ जी, उसके बाद LIC, अगर मान लो आपने कुछ पॉलिसी करवा रखी है किसके नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पे, या फिर एम्प्लॉय ने कोई पॉलिसी करवा रखी है तो आप उसके नाम पे डिडक्शन कर सकते हो, किससे, लेकिन ये पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, एम्प्लॉय से, कि आपके नाम पे क्या बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है या फिर नहीं करवानी है। अगर करवानी है तो डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं, ठीक है, वरना आप काट नहीं सकते उसके पैसे। अच्छा, बात आती है कुछ डेफिनेशंस। वैसे तो ज्यादातर टॉपिक आसान था, लेकिन कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जैसे वेजेस क्या होता है, मजदूरी क्या होता है। तो मजदूरी में कुछ चीजें आती हैं, 3 चीजें बेसिकली। पहली चीज बेसिक पे, क्या होता है बेसिक पे, यानी जितनी उसकी सैलरी बनती है वो चीज उसको मिलेगी। दूसरी चीज, अगर उसने कुछ ओवर टाइम किया है, क्या कह रहा है, ओवर टाइम, हाँ जी हाँ जी, तो शुरू करते हैं। जैसे दूसरी चीज ओवर टाइम, अगर कि उसने कुछ ओवर टाइम किया है, यानी कि उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, तो उसके बदले में उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि वो भी उसके अंदर जुड़ जाएगी उसकी सैलरी में। उसके बाद हॉलीडे, अगर मान लो वो छुट्टी पे रहता है या फिर क्या बोलते हैं छुट्टी उट्टी करता है, जैसे संडे वनडे की छुट्टी होती है ना, तो उसके पैसे भी उसको मिलते हैं ना, तो वो हॉलीडे के पैसे भी मिल जुड़ जाएंगे। उसके बाद लीव पीरियड, लीव पीरियड क्या होता है, ऐसे दिन मतलब कि जिस दिन उसको बुखार चढ़ गया था और उसने बोला था भाई मेरे को क्या बोलते हैं बुखार के लिए लीव चाहिए, तो लीव बता के क्या था ना, तो उसकी भी सैलरी क्या बोलती है, उसको मिलती है। उसे एम्प्लॉयर नहीं देता, वो पिछला हमने टॉपिक किया था ना भाई, हाँ जी, उसे कौन प्रोवाइड करता है, ESI स्कीम, है ना, हाँ जी, तो वो ESI की जो स्कीम है उसके थ्रू उसको क्या मिल जाएगी, उसकी सैलरी मिल जाएगी। और अगली चीज क्या जुड़ेगी उसकी सैलरी में, बोनस। तो जो भी उसे बोनस मिलता है वो भी उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उसको वेजेस के नाम पे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, ये सारी चीजें वेजेस के अंदर इंक्लूड होती है। क्या क्या, पहला बेसिक पे, ओवर टाइम, छुट्टियों का पैसा, या फिर उसने यार क्या बोलते हैं लीव करके कोई लीव बोल रखी है मेरे को छुट्टी चाहिए या फिर बीमार हूं मैं इसलिए छुट्टी चाहिए, तो उसका पैसा। और उसके बाद बोनस कोई होता है तो वो बोनस भी जुड़ जाता है, ठीक है। हाँ जी, चालू करते हैं। बात आती है वेज डज नॉट इंक्लूड, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। पहला ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी अगर आने जाने का खर्चा है, बाइक का खर्चा है, तो उसको वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं जो मालिक होगा, एम्प्लॉयर होगा, उसको अलग से देना पड़ेगा उसका पैसा। उसके बाद क्या बोलते हैं रेंट अलाउंस, यानी घर वर दे रखा है तो उसका पैसा अलग से, मतलब कि इसके अंदर वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वेजेस में से काटना पड़ेगा पैसा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद सैलरी ऑफ वाटर, मतलब सप्लाई ऑफ वाटर, सॉरी सप्लाई ऑफ वाटर, यानी अगर आप क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर ने पानी का पैसा दे रखा है, पानी पे खर्चा कर रखा है, तो वो भी काटना पड़ेगा। उसके बाद PF का पैसा काटेगा, और उसके बाद ग्रेट्युटी, अगर कोई डोनेशन वोनेशन की तरह दान दे रखा है तो वो पैसा भी कट जाएगा। आसान है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। वेजेस के अंदर ये इंक्लूड होती है कि उसको सैलरी में के तौर पे ये चीजें मिली, लेकिन इन सब चीजों को वेजेस के तौर पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि भाई ये सब चीजें उससे सैलरी के तौर पे नहीं मिलती हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला चलते हैं, बात आती है फाइन। फाइन मैंने बताया था ना, इन टॉपिक के ऊपर कुछ टॉपिक हैं। हाँ जी, तो मैं चालू करता हूँ। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है फाइन के बारे में। किसमें, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है फाइन के बारे में। तो फाइन के बारे में क्या लिखा हुआ है, नॉट फाइन, मतलब किस किस चीज पे उसे फाइन नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट ने उसे सेव कर रखा है, गवर्नमेंट ने बचा रखा है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोल रखा है जितने भी है ना भाई ऐसे इंसान है दिव्यांग हैं जिनके भी पैर नहीं है, ठीक है, और उनको वो काम कर रहे हैं फिर भी, तो उन पे कोई भी फाइन चार्ज नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने उसे सेव कर दिया, तो जो एम्प्लॉयर है वो उस पर फाइन चार्ज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, फाइन नोटिस के तौर पे, अगर एम्प्लॉयर ने किसी काम को करने के लिए नोटिस नहीं लगाया और एम्प्लॉई ने वो काम कर दिया तो उस पर फाइन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसने नोटिस लगाया ही नहीं था। आसान है। तो नोटिस लगाना जहां पे जरूरी, मतलब नोटिस लगाओगे तो फाइन चार्ज कर सकते हो, अगर नोटिस नहीं है तो फाइन भी चार्ज नहीं होगा। अगला, कॉज अगेंस्ट फाइन, अगर आप फाइन चार्ज कर रहे हो तो आप बताओगे कारण क्या होता है एम्प्लॉय को कि मैं क्यों फाइन चार्ज कर रहा हूं, तूने क्या गलती करी थी। आसान है। अगर वो कारण से सहमत हो जाते हैं तो फिर भाई हाँ ठीक है आप फाइन चार्ज कर सकते हो। अगला, मैक्सिमम 3%, जो फाइन होता है वो मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो आप, 3% चार्ज कर सकते हो। आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा जो है वो 15 साल से छोटा है, अगर कोई बच्चा 15 साल से छोटा है तो उस पर कोई भी फाइन चार्ज नहीं करा जा सकता। जैसे होते नहीं कंपनी के अंदर, मान लो किसी के बच्चे घूमने आ गए या फिर पापा जो है क्या बोलते घर पे खाली थे, तो फिर पापा ने क्या बोलते देखा बच्चे को संभालना कैसे जाए, तो वो घुमाने के लिए आए कंपनी के अंदर, टूर दिखाने के लिए मेरी कंपनी ऐसे ऐसे काम करती है, यहाँ पे काम करता हूँ, और वहां पे उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो उस पर फाइन चार्ज कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर कोई 15 साल से छोटा बच्चा है तो उस पर फाइन चार्ज नहीं होगा। अगले चलते हैं भाई, रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट। रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि हाँ जी, टॉपिक क्या था ये भूल गया मैं तो, आफ्टर 6 दिन, हाँ ये समझ के आ गया, वापस आते हैं। हाँ भाई, फाइन चार्ज, फाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि फाइन चार्ज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर मान लो उस पर हमने बोल दिया भाई क्या बोलते हैं आपको लोन भरना था, जैसे यहाँ पे लोन का कंसेप्ट था ना कि मान लो किसी की एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है और वो उसको चुका भी नहीं पा रहा, तो फिर भाई वो कहता है खाली ब्याज दे दे, तो वो ब्याज जो है आप जो इंस्टॉलमेंट है, वो जो रिकवरी है उसकी किस्तों में करोगे। जो कि रिकवरी है लोन की वो कैसे करोगे, किस्तों में। ये नहीं बोलोगे कि एक बार में पूरा पैसा दे दे, नहीं,
जो एम्प्लॉई है वो किस्तों में रिकवरी कर सकता है, किसकी, मतलब पेमेंट कर सकता है किसकी, इंस्टॉलमेंट की। और दूसरी चीज जो क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट है, जैसे जो रिकवरी है वो चालू होगी भाई 6 दिन के बाद से। जैसे मान लो आपने अगर फाइन अभी लगाया किसी पे, या फिर उसको बोला आपको इंटरेस्ट अभी देना है, ब्याज अभी देना है, इंस्टॉलमेंट अभी देनी है, तो फाइन अगर अभी लगाते हो तो ये नहीं कि अभी अभी तुरंत भर देगा वो फाइन, उसको 6 दिन का आप टाइम दोगे, 6 दिन के बाद वो भर सकता है आराम से फाइन। आसान है, मतलब 6 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को फाइन भरना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर को 6 दिन का टाइम देना पड़ेगा फाइन को भरने के लिए। और दूसरी चीज रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट जो भी है, मतलब रिकवरी जो भी है वो इंस्टॉलमेंट में होगी, जितना भी फाइन लगाया है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है एम्प्लॉय। आसान है, एम्प्लॉय अपना जो वो है क्या बोलते हैं हाँ जी क्या नाम था मैं भूल गया वापस, हाँ फाइन, एम्प्लॉय अपना फाइन जितना भी है वो उसको किस में पे करता है, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। और दूसरी चीज जो फाइन पे करना है वो 6 दिन के अंदर एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा, 6 दिन तक वो जो फोर्स नहीं करेगा एम्प्लॉयर, आसान है, 6 दिन के बाद उस पर केस कर सकते हैं आराम से। तो चालू करते हैं भाई, बात आती है डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी अगर मान लो क्या बोलते हैं डिडक्शन, यानी कि जो ये डिडक्शन है डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ ड्यूटी ये रहा, हाँ जी। तो सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है भाई अगर क्या बोलते हैं एम्प्लॉय जो है वो आया नहीं है, उसने एब्सेंट मार लिया है, ठीक है, तो एब्सेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। पहली चीज एब्सेंस ऑफ वर्क, यानी कि एब्सेंस तब माना जाएगा जब वो उसे काम से छुट्टी है। मान लो एम्प्लॉय आया है फिर भी वो हेल्प कर रहा है थोड़ी बहुत और बोलता है भैया मैं आज छुट्टी करूंगा, लेकिन आपने फिर भी उसे बुला लिया किसी बहाने से और वो हल्का फुल्का काम कर रहा है, तो उसे एब्सेंट नहीं माना जाएगा। एब्सेंट तब माना जाएगा जब वो आपका कोई भी काम ना कर रहा हो, आसान है, हाँ जी। तो एब्सेंट तब माना जाएगा जब वो काम नहीं कर रहा आपका। डिडक्शन, डिडक्शन क्या मिलेगी भाई, अच्छा डिडक्शन कितना पैसा काटा जाएगा, उसका काटा कितना जाएगा, जैसे मान लो क्या बोलते हैं महीने में 30 दिन होते हैं और उस बंदे की सैलरी थी 30,000, एक बंदे की सैलरी कितनी है 30,000 और महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, मतलब हर एक महीने एक दिन की सैलरी कितनी है, एक दिन की जो सैलरी पड़ी वो पड़ी कितनी है, लगभग 1,000 रुपए, एक दिन की सैलरी कितनी पड़ी उसकी 1,000 रुपए पड़ी। तो डिडक्शन कितना किया जाएगा, मान लो एक एम्प्लॉय जो 2 दिन नहीं आया तो फिर कितने रुपए काटेंगे, मैक्सिमम कहते हैं कि जितनी उसकी सैलरी है ना उतना ही काट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, यानी कि 5,000 रुपए काट लो सैलरी, 2 दिन नहीं आया तो ऐसा नहीं है भाई, 2 दिन नहीं आया तो मैक्सिमम 2,000 रुपए काट सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, यानी पर डे का उसका जो भी आप उसको सैलरी देते हो उतनी ही काट सकते हो, उससे ज्यादा सैलरी नहीं काट सकते, आसान है। बात आती है भाई सेक्शन नंबर 10 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, डिडक्शन फ्रॉम लॉस, जो भी उसने घाटा किया है, जो भी उसने लॉस किया है उससे डिडक्शन कैसे ले सकते हैं, कहाँ है डिडक्शन ऑफ लॉस, हाँ ये रहा डैमेज फ्रॉम लॉस, ये रहा भाई सेक्शन 10 क्या कहता है, डिडक्शन ऑफ लॉस। अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई घाटा करवा दिया, लॉस करवा दिया है तो उससे कैसे डिडक्शन करेंगे, वो लॉस की भरपाई कैसे करेगा, कह रहा है नॉट मोर देन क्या बोलते हैं लॉस, हाँ जितना भी जो भी एम्प्लॉय ने क्या बोलते हैं लॉस करवाया है, एम्प्लॉयर उस लॉस से ज्यादा चार्जेस नहीं कर सकता, चार्जेस जो होने चाहिए या फिर जो उसका घाटा है जितना उसका लॉस हुआ है उतना ही वो चार्ज सकता है, उससे ज्यादा लॉस के लिए चार्ज नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉय से। उसके बाद कॉज, जब भी वो चार्ज कर रहा है तो आपको कॉज बताना पड़ेगा, भाई मैं तूने ये घाटा करवाया है तो इस वजह से मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, इतने पैसे चार्ज कर रहा हूँ, आसान ना भाई, हाँ जी। सॉरी भाई वीडियो थोड़ी बन रही हो तो, क्योंकि भाई क्या बोलते हैं क्या करें, मेरे को भी जल्दी जाना होता है भाई, लेट हो गया आज थोड़ा सा घर जाने के लिए। चालू करते हैं भाई, वापस आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नाम आता है डिडक्शन फ्रॉम रिकवरी, रिकवरी से डिडक्शन एडवांस के तौर पे कैसे करी जाए। सेक्शन 12 आता है भाई डिडक्शन फ्रॉम रिकवरी, यानी अगर मान लो किसी इंप्लॉय से रिकवरी करनी है तो रिकवरी कैसे करी जाए, ठीक है, जो पैसे सैलरी काटी जाती है वो कैसे किस्तों में काटी जा सकती है, ठीक है। कह रहा है नो रिकवरी फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की रिकवरी नहीं करी जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी इंप्लॉय को दिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मान लो किसी इंप्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपए, कितने रुपए है 10,000 रुपए, लेकिन वो उसको ऐसा काम दे रखा है आपने कि जिससे आना जाना पड़ता है, जिसके लिए आपने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे पेट्रोल के लिए, ठीक है, हाँ जी। तो ये नहीं बोल सकते आप कि भाई तेरी सैलरी 10,000 रुपए, लेकिन मैंने पेट्रोल के 2,000 रुपए दिए थे ना तेरे को आने जाने के लिए, तो भाई मैं 2,000 रुपए काट रहा हूँ, तेरे को 8,000 रुपए सैलरी दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। पता है क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पे उसको सैलरी में से काटा नहीं जा सकता, उसने क्या करा है जो पेट्रोल के लिए खर्चा दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी दिए हैं वो सैलरी में से नहीं कटेंगे, समझ में आया, हाँ जी। तो सैलरी में से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को नहीं काटा जाएगा। अगर क्या बोलते हैं आप बाहर आने जाने का काम करवा रहे हो तो उसकी सैलरी जो 10,000 थी वो तो मिलेगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग से दोगे, यानी उसकी सैलरी एक तरीके से 12,000 रुपए दोगे, जिसमें से ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसकी सैलरी में से नहीं काटा जाएगा, आसान है। दूसरी चीज गवर्नमेंट रिलीफ, उनका वो मतलब कुछ पैसा वो भी नहीं काटा जाएगा जिसको गवर्नमेंट ने रिलीफ दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने बोल रखा है इसकी सैलरी नहीं काटी तो भाई उसको काटना भी नहीं पड़ेगा। तो सैलरी में से जितने भी क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस हैं, जितना भी लॉस हुआ है या फिर जितने भी क्या बोलते हैं रिकवरी है लोन की, वो सारा पैसा काटा जाएगा, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंस और गवर्नमेंट ने अगर कोई रिलीफ दे रखा है तो वो पैसा नहीं काटा जाएगा सेक्शन 12 के हिसाब से। आगे चलते हैं, बस लास्ट टॉपिक आ गया भाई, मेंटेन रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 13A कहता है
क्या सेक्शन 13A कहता है जो एम्प्लॉयर है उसको रजिस्टर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको हिसाब रखना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन आया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, ओवर टाइम कितना किया, इन सब चीजों का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि कितने बजे आ रहा है और कितने बजे जा रहा है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आसान है, हाँ जी। और मिनिमम उसे क्या करना पड़ेगा, 3 साल का जो मिनिमम रजिस्टर है उसे तैयार करना पड़ेगा, यानी कि पिछले 3 साल एम्प्लॉय ने जितना भी काम किया, जिस भी दिन काम किया, वो सारा उसको रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ेगा, मिनिमम 3 साल का। समझ में आया? हाँ जी। जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए कि 3 साल का रिकॉर्ड पड़ा हो कि आपने इस दिन काम किया था, इतने दिन काम किया था, इस तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ पे खत्म होता है पूरा चैप्टर। भाई मेरे हिसाब से मैंने अपना सारा करवा दिया जो भी चैप्टर के अंदर था, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। ठीक है भाई, हाँ जी, अच्छे तरीके से सारी चीज होगी, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई हर एक पॉइंट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत आसान था। तो भाई आज के लिए बस नहीं। अच्छा एक सेकंड, अगर क्या बोलते हैं वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, हाँ जी, हमको मोटिवेशन मिलता है और क्या बोलते हैं आपको हेल्प मिलती है थोड़ी सी। और यूट्यूब जो है ना आपकी लाइक के हिसाब से या फिर आपके कमेंट्स के हिसाब से कि भाई क्या बोलते हैं रिकमेंड करता है, जितने ज्यादा लाइक आते हैं, जितने ज्यादा व्यूज आते हैं, उसी हिसाब से हमको दिखाता है भाई कि आपको क्वालिटी मिल रही है यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ जी। तो जितने ज्यादा लाइक हो सकते हैं उतने ज्यादा लाइक करना भाई। और कमेंट अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर बता देना। ठीक है भाई, हाँ जी। और सर बीच बीच में आपके कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा, सत्ता क्या है यार, हो जाएगा सिलेबस, भरोसा रखो यार, तुम्हारा भाई हो। ठीक है, करवाऊंगा मैं आपका सिलेबस, बेशक से दिन रात एक करनी पड़ जाए। ठीक है जी, आपका सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लेना उसकी। और क्या बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम की तैयारी करो। और भाई जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये थोड़ी लॉ वाली है, तो आपको चीजें जो है, कंसेप्ट जो है वो समझने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी हर एक वीडियो को। इसमें तो अगर आप सुबह वीडियो देख रहे हो एक बार हमारी, तो दूसरी शाम को भी देख लो। उसके बाद अगर आप शाम को देख रहे हो तो दूसरी सुबह भी देख लो। मतलब एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखोगे तब तो याद रहेगी भाई। जैसे एचआरएम है वो तो एक बार में सिंपल याद हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ना यहाँ पे 1000 रुपये का होने चाहिए कम से कम, और 21-24 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए 2017 के हिसाब से। भाई लिखे आना कहीं पे 2017 के हिसाब से, कभी आप पुराने डेटा लिखे आओ तो ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें कुछ डाटा है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी। या फिर आप खुद के बैठ के नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक है, मेरे को पता है भाई कुछ लोग बैठ के देख रहे होंगे, कुछ लोग लेट के देख रहे होंगे। ठीक है, ओ होता है सब चीज़। ठीक है भाई, तो बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।